हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली एम्स सीआरई की जो वैकेंसी भरनी है आप लोग को, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे भरेंगे वो बता रहा हूँ। हालांकि मैं अभी एक आपको फॉर्म भी भर के दिखाऊंगा अभी अगले वीडियो में, कि लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं फॉर्म भरते वक्त। एम्स रायपुर में आज तक हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए केवल 2 बच्चों की ज्वाइनिंग हो पाई, बाकी सारे बच्चे को होल्ड कर दिया, क्योंकि आपने क्वालिफिकेशन वैकेंसी भरते वक्त फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का नहीं डाला था। सभी का कोर्ट केस चल रहा है अभी, है ना। हालांकि हमारी पूरी तरह सपोर्ट है बच्चों के साथ, और वो क्लियर भी हो जाएगा कोर्ट केस, बच्चे ज्वाइन भी कर जाएंगे। लेकिन हम ऐसे प्रॉब्लम में ना पड़े, वैकेंसी भर किस तरह भरनी है, क्या क्या क्रूशियल डेट क्या है, योग्यता के लिए क्रूशियल डेट क्या है, एज के लिए क्रूशियल डेट क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डालने हैं, अपलोड करने हैं, डिटेल भरने हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब रिजल्ट होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती तो बहुत दुख होता है कि भाई सारा मेहनत पे पानी फिर गया। आजकल तो नौकरी मिलती नहीं है, और मिला हुआ नौकरी यदि हाथ से चली जाए तो जिन बच्चों की गई, जो रह गए, अभी भी बता रहा हूँ ना, एम्स रायपुर में बच्चे वेटिंग में हैं। अब फिर इस बार का एम्स भरेंगे वो, अब कोर्ट केस तो लंबा प्रोसेस होता है, वो चल रहा है। जब तक अभी मैंने सजेस्ट किया कि भाई इस बार वैकेंसी आप भर सकते हैं, हालांकि वो भी कोर्ट केस क्लियर हो जाएगा, इसलिए एम्स रायपुर इस बार हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी नहीं दिया है, बिकॉज उनका कोर्ट केस है कि क्लियर हो जाएगा, तो उन बच्चों की ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसमें भी मैक्सिमम अरविंद फाउंडेशन के ही बच्चे हैं। तो कई सारे बच्चे हैं जो कॉल करते रहते हैं कि सर हम तो वहीं से आपके ही स्टूडेंट हैं। तो अभी जो प्रोसेस है, सबसे पहले आप सभी को पता है कि एम्स सीआरई का जो एग्जाम का फॉर्म भरना है वो emsexams.ac.in पे जाके भरना है ना। प्रॉपर वेबसाइट पे जाना है आपने। उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं कि कौन कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करें, क्या हर पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी भरी जाएगी, या एक बार एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये सारा क्वेश्चंस हैं बच्चों के, जो मेरे पास या तो पहले मैंने वीडियो डाला उसमें कमेंट्स में आ रहे हैं या कॉल आ रहे हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, वो सारा मैं डाउट अभी आप लोग का क्लियर करूंगा। पहले तो आपको नोटिफिकेशन एक एक क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं एक फॉर्म भर के भी अगले वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि कोई भी गलती होने का चांस न रह जाए, है ना। तो आप, और अभी मैं ये भी बता दूं कि जो अभी एम्स सीआरई के लिए हम लोग एक कॉम्पिटिटिव बैच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डोमेन का इस बार का सिलेबस ज़्यादा है, वो भी सिलेबस पे भी मैं अभी चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। तो 75% इस बार डोमेन से लिया गया है, ओनली 25% ही इंग्लिश और मैथ है। खासकर जो पोस्ट ओटी असिस्टेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ट्रेसर, इन सब का है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। और 75 डोमेन तो है ही है, तो 75 पहले था 50-50 की 80 क्वेश्चंस थे, तो 40 मार्क्स का मैथ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग जो भी था, और बाकी 40 के डोमेन थे। लेकिन इस बार 75% डोमेन है, केवल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन ही इंग्लिश और मैथ का होगा, बाकी एप्टीट्यूड का हो सकता है। बाकी 75 क्वेश्चन जो होंगे वो डोमेन से होंगे, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, जिसके लिए अरविंद फाउंडेशन आपको तैयारी कराएगा। क्योंकि 400 नंबर में 300 नंबर आपका डोमेन का है, 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 400 मार्क्स का टोटल पेपर होंगे, जिसमें 100 नंबर तो आएंगे आपके मैथ, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, बाकी 300 नंबर डोमेन का है। बड़ा वास्ट इस बार सिलेबस है। जिनको एबीसीडी नहीं पता इसका, वो लिख देते हैं 75/75, इससे तैयारी करें, रिकॉर्डेड मटेरियल बेच रहे हैं। अभी तक सिलेबस नहीं आया, और कैसे पता कि भाई 75 में 75 तुम करा रहे हो? गलत जगह मत क्लास लीजिए, भले लेट लीजिए। मैं थोड़ा टाइम इसलिए लेता हूं, मुझे फर्जी नहीं बेचना कि भाई आज ही, मेरे पास तो एम्स मंगलागिरी का भी मैंने बैच चलाया, उसके भी रिकॉर्डेड मटेरियल पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे वो नहीं करना। इस बार चेंज होगा सिलेबस, इस बार डोमेन के ज्यादा क्वेश्चंस हैं,
एम्स मंगलागिरी जैसे बाकी अलग अलग एम्स निकाला था कि 100 में 50 क्वेश्चन डोमेन से होते थे, 50 जनरल के होते थे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश। लेकिन इस बार सीआरई का पूरा पैटर्न चेंज है, तो सिलेबस अभी आ जाएगा 5-7 दिनों में। तो मेरा प्लान है 20 तारीख से 20 जनवरी या 21 जनवरी से, अभी मैं अनाउंस कर दूंगा 1-2 दिन में, अभी पैसेंस रखो। 21 जनवरी से और 20 क्लास मैं चलाऊंगा जिसमें आपका पूरा डोमेन कवर करूंगा, है ना। 2-2 घंटे का 20 क्लास में सारा डोमेन कवर करेंगे। और बिना उस क्लास का आप रिजल्ट तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, जो भी होगा वो हम लोग रेट भी बहुत जेन्युइन रख रहे हैं। अभी हमने कैलकुलेट किया है, एम्स मंगलागिरी में तो 15 क्लास हमने कराया था क्योंकि उसमें सिलेबस कम थे, इसमें कम से कम 20 क्लास कराने पड़ेंगे। और ओटी असिस्टेंट से लेके और जो अपना एमटीएस है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, नर्सिंग ऑर्डरली है, ड्रेसर है, ये सभी का एक ही पैटर्न रहेगा और इन सबको हम कवर करेंगे। और लगभग वो हमारा जो रेट होगा वो 1499 का बैच होगा। और इसी में आपका ये पूरा तैयारी हमारी रहेगी डोमेन का 75 का। हम जनरल मैथ इंग्लिश का नहीं अभी कराते, वो 25 नंबर है, 25 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, वो आप खुद कर सकते हो। बहुत सालों से तैयारी करते रहते हैं बच्चे, तो बच्चों की तैयारी होती है उसकी। मैं डोमेन पे ही फोकस करता हूँ और डोमेन में ही अरविंद फाउंडेशन का सहयोग रहा है और सारे बच्चे यहीं से सक्सेस होते हैं। तो आपको डोमेन पे फोकस करना है और अरविंद फाउंडेशन के लिए अभी थोड़ा वेट कर लो। आप खुद कुछ पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन क्लास जो हमारा होगा वो 20 क्लास होगी और वो 20 या 21 जनवरी से होगी। और उसके लिए मैं अभी यूट्यूब पे अनाउंस कर दूंगा जब एडमिशन के लिए लिंक वगैरह आ जाएंगे 1-2 दिन में, है ना। तो वो नोट्स भी आपको मिलेंगे, जो भी लाइव क्लास होगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो। लेकिन एक क्लास लेना जरूरी है, अदरवाइज आपका सारा मेहनत बेकार है ना। तो आपको अभी इधर उधर किरोसा फिरोसा में नहीं फंसना। वो पहले लिख देता है 75/75। अरे अभी सिलेबस भी नहीं आया, तुमको कैसे पता चल गया? वही मटेरियल पुराना जैसे तैसे नहीं पढ़ना, बिल्कुल अलर्ट होके अरविंद फाउंडेशन पे भरोसा रखना है। थोड़ा मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं कि सिलेबस आ जाए एक बार, है ना। सिलेबस कुछ तो ठीक है, पहले वाला भी रहेगा, हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल सिलेबस है टॉपिक वाइज हम लोग सारा कवर करते हैं, कोई नहीं छोड़ते। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा, है ना। अभी आप अरविंद फाउंडेशन के साथ बने रहिए। तो ये जो एम्स ems.exams.ac.in है, उस वेबसाइट पे जाना है। क्रूशियल डेट सबसे बड़ी बात होती है ना। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक आपको मैं बता रहा हूं कि आप एक बार में कैटेगरी वाइज उन्होंने बांट दिया है कि ये पोस्ट एक कैटेगरी में है, तो आप इनके लिए आप एक साथ फॉर्म भर सकते हो, बशर्ते आपकी एलिजिबिलिटी मैच होनी चाहिए। मैं वहां तक अभी पहुंचूंगा, पहले आपको क्रूशियल डेट वगैरह की बात कर लेता हूं कि जो क्रूशियल डेट अपने होते हैं, है ना। और आप जो है यहां देखो लिखा हुआ, आप जो है एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक कैटेगरी का पोस्ट के लिए एक बार में ही अप्लाई हो जाएगा, उसके लिए अलग अलग फीस नहीं देना, जो उन्होंने एक कैटेगरी में रखा है। सपोज हॉस्पिटल अटेंडेंट की जितनी वैकेंसी वो एक कैटेगरी में है, उसके साथ साथ ओटी असिस्टेंट भी उसी कैटेगरी में है, उसके साथ साथ ड्रेसर भी उसी कैटेगरी में है। तो आपको उसके लिए अलग अलग नहीं भरना, केवल लेकिन जो क्वालिफिकेशन मैच करता है उसी को टिक करना है, क्वालिफिकेशन को, उसी के आधार पे आपका पोस्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर अलग कैटेगरी का भरना है, तो अब जैसे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का भरना है, वो अलग कैटेगरी है। किसी को मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टोर कीपर का भरना है, वो अलग कैटेगरी है। किसी को लाइब्रेरियन का भरना है, वो अलग कैटेगरी है। तो कैटेगरी वाइज वन कैटेगरी के लिए उन्होंने कैटेगरी ग्रुपिंग कर दिया है कि जो सिमिलर कोर्स नेचर ऑफ कोर्स हैं, सिमिलर नेचर ऑफ पोस्ट हैं, उसके लिए सिलेबस वाइज, क्योंकि उनका क्वेश्चन भी लगभग कॉमन ही आएगा, है ना। अभी हम वहां तक पहुंचेंगे, है ना। पहले आपको हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं, है ना, कि जो क्रूशियल डेट वगैरह क्वालिफिकेशन का है वो सब आपको बता देता हूं। पहले भी जो आया है ना,
ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह भी जो आपका होना चाहिए वो देखो प्रॉपर उन्होंने दिया है कि इंटायर एक्सपीरियंस, उस पर जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा होना चाहिए, है ना, और मंथ कब से कब तक काम किया, डेट मंथ ईयर लिखा होना चाहिए, है ना, बेसिक पे क्या मिल रहा था वो भी लिखा होना चाहिए, है ना, एंड जो उसको कंसोलिडेटेड पे मिल रहा था वो भी लिखा होना चाहिए, है ना, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, ओटी असिस्टेंट था क्या था, वो सारा लिखा होना चाहिए। तो कई बच्चे एक्सपीरियंस भी गलत फॉर्मेट में दे देते हैं, उसमें भी हम लोग सपोर्ट अरविंद फाउंडेशन का रहता है कि गलत फॉर्मेट में आप ना दें। कई बच्चे ओटी असिस्टेंट में काम कर रहे हैं, तो अभी ओटी का जैसे मैंने बताया था कि आप ओटी पे फोकस करो, अच्छा वैकेंसी उसमें काफ़ी मात्रा में है ईएसआईसी हॉस्पिटल में, तो उसमें 1 ईयर का ओटी असिस्टेंट का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, लेकिन गलत फॉर्मेट में नहीं देना, नहीं तो वो फिर बाद में आप रह जाओगे डीबी के समय, वो एक्सपीरियंस होते हुए भी वो नहीं मानेंगे, और रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से ही होना चाहिए। तो बच्चे को जहां तक गाइड हो रहा है मैं कर रहा हूँ, कई बच्चे फॉर्मेट मुझे दिखा दे रहे हैं, तो मैं अप्रूव कर दे रहा हूँ कि हाँ दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। जो बच्चे काम कर रहे थे, है ना, उसमें अरविंद फाउंडेशन का कोई सपोर्ट चाहिए तो वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो क्लर्कियल एरर है कि भाई आपका एक्सपीरियंस का प्रॉपर जो जो डिटेल मेंशन्ड होना चाहिए वो होना चाहिए, है ना। तो ओटी असिस्टेंट एक बड़ा पोस्ट है अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल अटेंडेंट, है ना, दो एकदम फोकस्ड होना चाहिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड जिनका 10+2 साइंस से है वो ओटी असिस्टेंट, दोनों पे फोकस रखना है। पोस्ट और भी हैं, लेकिन हमारा फोकस जब तक नहीं होगा ना तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे, तो हमें फोकस्ड करना होता है, पहले भी हमने बच्चों को यही बताया था, है ना। आप देखो क्रूशियल डेट की बात कर रहे थे, क्रूशियल डेट एज रिलैक्सेशन वगैरह में भी, तो जो क्वालिफिकेशन का क्रूशियल डेट है और जो एज का है वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। आप जिस दिन गवर्नमेंट का जो डेट है 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उस डेट तक का क्वालिफिकेशन वैलिड है, और उसी डेट को एज रिलैक्सेशन के लिए भी उसी डेट को कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक बड़ा पार्ट होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अभी फर्स्ट एड कर रहे हैं तो वैलिड होगा कि नहीं होगा, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक वैलिड है। आप आराम से ये बैच अभी जो चल रहा है ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल वैलिड रहेगा, है ना। हॉस्पिटल अटेंडेंट के अलावा जो ओटी असिस्टेंट का कोर्स है, आप एज रिलैक्सेशन वगैरह पढ़ ही लिए होंगे, ये सब तो सिंपल चीज है कि SC/ST का 5 ईयर्स है, ओबीसी का 3 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांगजन है उनका 10 साल का है ना। तो ये सब पे मैं बहुत फोकस नहीं कर रहा, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ जहां मुझे बताना है आप लोग को। ये देखो आप कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी काफ़ी क्रूशियल होता है ना। आप जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो प्रॉपर हो, जिस में आप अप्लाई कर रहे हैं, बाद में उसमें कैटेगरी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, तो आप उसको एक तो बिल्कुल ध्यान से करें, है ना। उसके बाद हम लोग जो आपको बताना चाह रहे हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, देखो एजुकेशनल सर्टिफिकेशन का क्रूशियल डेट फॉर डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 जनवरी, फाइनल डेट है, उससे वहां तक का क्वालिफिकेशन। आप कोई कोर्स कर भी रहे हैं, जैसे कई बच्चे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का भी कर रहे थे कोर्स हमारे यहाँ से, तो उनका अभी दिसंबर में कंप्लीट हुआ था, तो अभी जनवरी में सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा 18-20 तारीख तक, तो वो 31 जनवरी तक वैलिड है ना। और भी कई कोर्स बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ था। देखो आप लोग जब वैकेंसी आती है, जब चाहते हो कोर्स हो जाए, मैं बीच बीच में हमेशा बैच चलाता रहता हूं, जो जो कोर्स पे वैकेंसी आने वाली है ये हर साल अब आएगी एम्स की, और हर साल अरविंद फाउंडेशन का ही दबदबा रहेगा, अरविंद फाउंडेशन के ही बच्चे रहेंगे इसमें लगेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो मैं बीच बीच में बताता हूं कि ये कोर्स करो, तो पहले से ही करना है, ऐसा नहीं आज वैकेंसी आई आज फोन करें सर हो जाएगा, वो नहीं होता है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड एज और व्हेन रिक्वायर्ड बाय एम्स न्यू दिल्ली, वो आपको अभी ऑनलाइन में सबमिट करना है, और ऑफलाइन में जब डीवी के समय मांगा जाएगा तब दिखाना है ना। उसके बाद हम लोग
दिव्यांगजन का है कैटेगरी वाइज उनका रिजर्वेशन जो है वो है है ना। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं जहां मेरे को पहुंचना है ना। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 है। एक कैटेगरी का फॉर्म भरने के लिए, कैटेगरी मींस ओबीसी जनरल नहीं है मेरा, जो आगे मैं दिखा रहा हूं कि उन्होंने कैटेगराइज किया है, एक नेचर ऑफ वैकेंसी को एक साथ लाया है, तो उसका क्वेश्चन भी एक तरह का आएगा, है ना। तो वो इसलिए क्या है कि अलग अलग ग्रुप का वैकेंसी आप अलग अलग भर सकते हो। एक ग्रुप की वैकेंसी के लिए आपको अलग अलग भरने की जरूरत नहीं है, ना ही अलग अलग फीस देने की जरूरत है। तो आपको एक कैटेगरी के लिए एक बार फीस देना है। आप दूसरा कैटेगरी वाला फॉर्म भर रहे हो, सपोज आप एक बार भरा आपने ओटी असिस्टेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ड्रेसर का, तो उसके लिए एक ही फीस में भरा जाएगा, वो एक ग्रुप का है। सपोज आप स्टोर कीपर का भर रहे हो तो वो अलग ग्रुप का है, फिर उसके लिए आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा फीस देनी पड़ेगी। SC ST के लिए 2400 है ना, और PWD के लिए एग्जम्प्टेड है। PWD बच्चों के लिए छूट है, अच्छी बात है ये, है ना। तो डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन डेट 26 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में आपका होगा, है ना। और जो सेंटर होंगे एग्जाम के, वो एवरी मेजर सिटीज ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट का जो बड़ा सिटीज है वो हर सेंटर बनेगा। आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो 3 स्टेट का तो चॉइस देना है। सपोज पहला हमने दिल्ली डाल दिया, दूसरा राजस्थान डाल दिया, तीसरा सपोज हरियाणा डाल दिया, तो इस तरह आप डाल सकते हैं। मैं जब अभी एप्लीकेशन इसके बाद एक वीडियो बना रहा हूँ उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखाऊंगा, तो उसमें आप देख लेंगे। तो ये डेट 26 फरवरी का एग्जाम का, इसलिए हम 20 जनवरी से 20 फरवरी तक का बैच चलाएंगे, जिसमें पूरा 75 क्वेश्चन मतलब 300 मार्क्स कवर करेंगे, और जो इस बैच में ज्वाइन करेगा वही सक्सेस होगा, है ना। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो आपको अभी डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, है ना। अब तैयारी अभी से आप जो मैथ रीजनिंग करना वो करो, डोमेन अरविंद फाउंडेशन कराएगी आपकी। एग्जामिनेशन सेंटर आपको मैंने बता दिया। एडमिट कार्ड जो है 3 दिन पहले डाउनलोड हो जाएगा, 3 days बिफोर ऑफ द एग्जामिनेशन, है ना। वो वेबसाइट दिया हुआ है msexams.ac.in, जहां से आप फॉर्म भरोगे उसी वेबसाइट से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। अब देखो CBT पैटर्न ऑफ एग्जाम, है ना। एग्जाम का क्या पैटर्न होगा वो मैं आपको बता रहा था। 90 मिनट का एग्जाम होगा, 100 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, जो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। 400 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे। 25 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, है ना, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। 25 क्वेश्चन तो इसके आएंगे, मतलब 100 नंबर हो गए। 75 क्वेश्चन जो 75 MCQs विल बी रिलेटेड टू डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस, है ना। ये देखो हर पोस्ट के लिए है, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर हॉस्पिटल अटेंडेंट और ओटी असिस्टेंट के लिए। आप स्टोर कीपर का भी भर रहे हो तो 75% डोमेन से ही आएगा, 25% ही आपका क्वेश्चन इससे आएगा जो आप समझ रहे हो, जनरल एप्टीट्यूड और मैथ रीजनिंग इंग्लिश जो भी है ना। आप लाइब्रेरियन का भी भर रहे हो, उसमें भी यही है ना। कोई जेई जूनियर इंजीनियर का भर रहा है, उसके लिए भी यही है। तो आपको जो है ना डोमेन पे फोकस ज्यादा रखनी है ना। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन, 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेंगे, है ना। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा, वो आगे दिया हुआ है ना। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो ग्रुप बी और सी के पोस्ट हैं वो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, है ना। बाकी कुछ एक कैटेगरी के पोस्ट हैं उसमें केवल इंग्लिश में हो सकते हैं, है ना। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया मैंने। अच्छा देखो, क्वालिफाइंग और नेगेटिव मार्किंग जो मैं बता रहा था कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, गलत होने पे 1/4 मार्क्स कटेंगे आपके, है ना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% फॉर EWS और जनरल, 35% फॉर OBC, 30% फॉर SC ST है। क्वालिफाइंग मार्क्स लाने जरूरी है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि अरे इसमें तो बहुत कम लोग भरेंगे फॉर्म, है ना, ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा।
ऐसे जब भी होगा जब आप क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे, बट कैंडिडेट कम भी जुटेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, इसलिए डोमेन पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला सकते ओनली ऑन बिहाफ ऑफ जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन। 25% ही आएंगे तो आप कहाँ 40% और 35% ले आएंगे, नहीं लाएंगे तो डोमेन के बिना आप क्वालिफाई भी नहीं हो सकते, है ना। तो आपको सबसे खास बात इसका ध्यान रखना है। उसके बाद देखो आप जो मैं कैटेगरी की बात कर रहा था, है ना, और क्वेश्चन का मीडियम दिया हुआ है तो आपको मैंने बता दिया, है ना। अच्छा, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ तक मुझे पहुँचना है मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। ऐसे देखो, जैसा मैं बता रहा था आपको कि कैटेगरी वाइज उन्होंने बांटा हुआ है। जैसे देखो ये 20 नंबर में कैटेगरी में ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली, अलग अलग एम्स, अलग अलग थोड़ा थोड़ा नाम चेंज कर देती है, कोई नर्सिंग ऑर्डरली लिख देता है ना, कोई मोटरनी अटेंडेंट, कोई मल्टीटास्किंग स्टाफ, नर्सिंग अटेंडेंट, तो अलग अलग, लेकिन ये तो सिमिलर नेचर है। फिर भी स्टोर अटेंडेंट भी, ओटी असिस्टेंट और लिफ्ट ऑपरेटर भी, डार्क रूम असिस्टेंट भी इसी कैटेगरी में रखा है। दिस इज द वन कैटेगरी, है ना। इसका क्वेश्चन भी डोमेन का लगभग सिमिलर आएगा, जनरल मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड, है ना। प्लस आपको जब मैं बता रहा था कि वैकेंसी एक कैटेगरी के लिए एक ही भरना है, तो ये इतनी जो वैकेंसी, इतनी जो पोस्ट है, इनके लिए एक ही एप्लीकेशन फी में आप भर सकते हो, बशर्ते देखो सबसे बड़ा दिक्कत का, जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसी के लिए भरोगे, ऐसा नहीं जो उसमें क्वालिफिकेशन टिक करना है ना। सपोज अभी मैं बता दूं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 10th क्लास पास एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, तो ये एक साथ लिखा हुआ है। सपोज उसी तरह ओटी असिस्टेंट के लिए है क्लास 10+2 विथ साइंस एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन थिएटर, तो ये एक लाइन में लिखा हुआ है। आप इसको टिक जब भी करेंगे जब आपके पास ये है, जब आप यदि इस लाइन को टिक करेंगे तो आपका अपने आप यू विल बी एलिजिबल फॉर ओटी असिस्टेंट, है ना। जब हॉस्पिटल अटेंडेंट का क्वालिफिकेशन आप क्लियर टिक करेंगे तो यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट। लेकिन आप गलत क्वालिफिकेशन टिक नहीं करेंगे, बिकॉज आपका रिजल्ट होने के बाद भी आप फिर वो क्वालिफिकेशन यदि नहीं दिखा पाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। सबसे पूरे मोरल यही है पूरे वीडियो का, है ना। पूरे वीडियो का मेन एम जो मेरा है बताने का वही है कि गलत कैटेगरी टिक नहीं करनी। जो कैटेगरी, जो क्वालिफिकेशन है, मैं अभी फॉर्म भरते वक्त भी बताऊंगा, है ना। तो आपका जैसे इस कैटेगरी के लिए ये सारे जो मैंने बताया है, जो जिसमें मेरा गाइडेंस ज्यादा है, वो सारे वैकेंसी इस 20 नंबर वाले जो कैटेगरी है उसमें फुलफिल करते हैं, और इसका मीडियम बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये चीज है, तो ये मेन मैं यहां तक पहुंचना चाह रहा था। आप देखोगे जैसे आप देखो लैब अटेंडेंट है, ये अलग कैटेगरी में है ना। लैब अटेंडेंट से रिलेटेड जितना भी है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, है ना, जो भी है मल्टी सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो भी है एक कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इसका नेचर क्वेश्चन मिलता जुलता एक जैसा आएगा। प्लस इन सभी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एक ही साथ वो अप्लाई कर सकता है। सपोज आपके पास डीएमएलटी का भी क्वालिफिकेशन है और आपके पास ओटी असिस्टेंट के लिए भी एक्सपीरियंस है, मैच कर रहा है क्वालिफिकेशन, तो आप उस केस में दो अलग अलग वैकेंसी, दो अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। उसमें एग्जाम मैच नहीं होगा। कैटेगरी बनाने का यही तरीका, यही है पर्पज कि एग्जाम मैच ना हो। बच्चे डरते हैं कि दो मैं भर दूंगा तो क्या एग्जाम मेरा छूट जाएगा, एक नहीं छूटेगा, है ना। तो ये आपको एमएलटी भी किया है तो आप इस 19 वाले कैटेगरी में जाके अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसका फीस अलग लगेगा। फिर यदि आपका सपोज हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए भी क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है, आपके पास है, तो इस कैटेगरी के लिए अलग आपको फॉर्म डालना पड़ेगा, है ना। समझ गए। सपोज किसी ने ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है तो ईसीजी सिंगल एक इस कैटेगरी में है, तो आपको ईसीजी के लिए अलग फॉर्म भरना है ना। तो ये कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी वाइज का फायदा भी ये है कि आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एक कैटेगरी वाले कोर्स के लिए, है ना।
और एग्जाम भी मैच नहीं करेगा। जब आप अलग अलग कैटेगरी का दो भी वैकेंसी भर रहे हो तो वो मैच नहीं करेगा, है ना। तो ये हमारा वीडियो बनाने का मेन पर्पज था, जो मैंने आपको बताया है। जिस इस वीडियो में हमने सारा कुछ कवर कर दिया, सिलेबस कवर कर दिया, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है वो कवर कर दिया, दो पोस्ट का एक साथ कैसे भर सकते हैं, है ना, सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे डोमेन से, कितने बिना डोमेन के आएंगे, वो सारा आपको क्लियर कर दिया मैंने, है ना। क्रूशियल डेट क्या है एज के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए क्रूशियल डेट क्या है, ये सारा कुछ हमने कवर कर दिया, जो आपके बहुत काम आने वाला। अब आपको अगले वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि वैकेंसी कैसे भरनी है, वो लाइव हम एक अपना लॉगिन करके मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो आप अरविंद फाउंडेशन के साथ बने रहें, और सिर्फ डोमेन क्लास अरविंद फाउंडेशन से, जो कि सक्सेस एम्स में सक्सेस का एक ही नाम है, अरविंद फाउंडेशन, है ना। तभी बच्चे कहते हैं कि जब एम्स में लग जाते हैं तो कोई पूछता है कि कैसे लग गए, तो अरविंद फाउंडेशन एक कोर्स कराती है उससे लग गए, है ना। तो आपको भी ये बात याद रखना है ना। अल्टरनेट एक ही है ना, नो अदर ऑप्शन। तो अभी जो हमारा 20 तारीख से चलेगा डोमेन बैच, उसके लिए मैं अनाउंस करूंगा कल परसों, आपको उसके लिए अभी पैसेंस रखना है। पहले सही से फॉर्म भरने पे फोकस करना है अभी, है ना। जब फॉर्म ही सही नहीं भर पाया तो तैयारी का कोई मतलब नहीं है। पहले फॉर्म सही से भर लेना है, फिर हम 20 तारीख तक बैच स्टार्ट करेंगे, सिलेबस भी डिटेल आ जाएगा। अभी आप देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ओटी टेक्नीशियन, इस तरह करके सिलेबस अभी डिटेल नहीं है। देखो आप जब तक, देखो सिलेबस तो हमें पहले का भी पता है, आप देखो हॉस्पिटल अटेंडेंट, ओटी असिस्टेंट वगैरह का ही, तो जनरल मैथ, इंग्लिश, ये तो आप पढ़ते रहो, आप पहले से पढ़ रहे हो, है ना। हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड इसमें क्या क्या रहेगा, ये 300 क्वेश्चन आएंगे, से 300 नंबर के आएंगे, 75 क्वेश्चन। तो इसके लिए डिटेल सिलेबस भी आ जाएगा 2-4-5 दिनों में। तभी बैच हम स्टार्ट करेंगे, तभी हम परफेक्ट आपको क्लास दे पाएंगे, ताकि डोमेन में 100% सफल हो आप, है ना। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ये वीडियो केवल हॉस्पिटल अटेंडेंट, ओटी असिस्टेंट वालों के लिए नहीं है, ये सारे एम्स में जितने पोस्ट के लिए वैकेंसी भर रहे हैं सभी के लिए गाइडलाइन काम आएगा, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई गलती ना हो जाए। जो भी आपके रिश्तेदार फॉर्म भर रहे हैं, दोस्त यार भर रहे हैं, है ना, जो भी एम्स में हमारे बच्चे पहले से लगे हुए हैं, उनके कोई रिलेटिव फॉर्म भर रहे हैं, है ना, तो उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।